नेटवर्क के साथ। और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। तो 14 नवंबर को वोटों की गिनती का काम होगा, नतीजे सामने आ जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इन सब के अलावा चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार का चुनाव ऑल इलेक्शन ऑफ मदर साबित होगा। उस तरीके से तैयारियां की गई हैं और सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 40 दिनों में यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होती दिखाई दे रही है। तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने क्या कुछ कहा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए, सुनवाते हैं आपको। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तो इस पर और भी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस वक्त हमारे 2 सहयोगी कमलेश सिंह और प्रशांत जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। कमलेश, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त चल रही थी, आप वहीं पर मौजूद थे। मदर ऑफ ऑल इलेक्शन बताया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से। इस चुनाव को जो बिहार में होने जा रहा है, बाकायदा काफी अच्छी तैयारियां की गई हैं, जो कि बताया ज्ञानेश कुमार ने। लेकिन किस लिहाज से इसे ये बात कही गई है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ये साबित होगा? देखिए फरहाद, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार को कहा जाता था, चूंकि वैशाली गणराज्य में ही सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और चुनी हुई सरकार सबसे पहले वैशाली गणराज्य में स्थापित हुई थी। तो वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार कह सकते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार। और इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब साफ है कि इस बार पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 13 इनिशिएटिव लिए हैं और इनिशिएटिव में सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो मतदाता शुद्धिकरण का इनिशिएटिव था, जिसको लेकर काफी हाई तौबा मचा। और यहां तक कि अपोजिशन पार्टी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने काफी वोट चोरी तक का आरोप लगाया। 65 लाख लोगों के नाम पहले ड्राफ्ट में काटे गए थे। उसके बाद शुद्धिकरण करते करते, रिनोवेशन करते करते जो मौका दिया था इलेक्शन कमीशन ने 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का, उसमें जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से चली और लगभग 1,17,000 BLO जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उसका ERO होते हैं 324 ERO, उनके सहयोग से ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया निभाई गई। और आपने देखा कि 3.5 लाख अब नाम ही कट पाए। जाहिर सी बात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं कि यहाँ जो बिहार के चुनाव में पहली बार अपनाया गया है, जो प्रक्रिया अपनाई गई और जो ईज ऑफ वोटिंग, मतलब वोटिंग करने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, इन तमाम प्रक्रिया को आगे चल के अलग अलग विधानसभा के चुनाव में या फिर जब लोकसभा के चुनाव होंगे 2029 में, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिहार को कहा, यानी बिहार में जो प्रक्रिया निभाई जा रही है, जो सफल होती हुई दिख रही है, इसी प्रक्रिया को पूरे देश में अपनाने की तैयारी कई चीजें मदर ऑफ ऑल इलेक्शन उन्होंने कहा है। और जाहिर सी बात है कि SIR एक तो बहुत लिमिटेड डेज में ये सारी चीजें पूरी की गई हैं, पूरे देश के लिए एक नजीर बनने वाला है और अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि बहुत जल्द इसको पूरे देश में किया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में रिकॉर्ड, कमलेश, है। उसके बाद में प्रशांत के पास भी हम दोनों चलेंगे। सिर्फ 40 दिन का ये समय, पूरा चुनावी जो प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। पिछले 4-5 इलेक्शन में आप देखिए तो इतनी मजबूत तैयारी चुनाव आयोग की कभी नहीं देखी गई। 3 चरणों में, 5 चरणों में, इससे ज्यादा चरणों में चुनाव होते रहे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव है। क्या व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है? बेहतर तरीके से वोटिंग करवाने को लेकर मैनेजमेंट बेहतर दिख रहा है? ये सारी चीजों का परिणाम है कि 2 चरणों में 243 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे। नहीं, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, 243 सीटों पे जो चुनाव
जो वोटिंग कराई जा रही है 2 फेज में। हालांकि कल परसों जब इलेक्शन कमीशन जब पटना के दौरे पे थी तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने एक फेज में चुनाव कराने की मांग की थी, कई पार्टियों ने 2 फेज में कही थी। लेकिन ये 2 फेज में अगर चुनाव हो पा रहा है तो इसका ये संभव हुआ है कि अब जो वहां बिहार में नक्सलवाद जैसी कोई घटना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल कंट्रोल में, इक्का दुक्का आप कह सकते हैं क्राइम होता है। कमलेश, आपको रोकना चाहूंगी, तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते अपने दर्शकों को। आतंकियों को संरक्षण देने वाली जो सरकार है, जहां तानाशाही है, जहां अफसरशाही चरम पर लागू है, जहां कार्रवाई नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो चुका है। चूहा पुल गिरा देता है, बांध काट देता है, चूहा शराब लीटरें पी जाता है, जहां बालिका गृह जैसे कांड हुए, जहां पेपर लीक हुआ, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब बिहार के लोगों ने ठाना है और 20 साल से अब ये मौका मिला है बिहार के लोगों को कि अब बिहार को बदलें, इस सरकार को बदलें। और बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग हाथ जोड़ने वाला, गिड़गिड़ाने वाला सीएम नहीं चाहते, बल्कि बिहार के हक अधिकार के लिए लड़ने वाला, जो बिहार के अधिकार के लिए दहाड़ने वाला सीएम जो है वो बिहार के लोगों को चाहिए। नए सोच का चाहिए, जिसके पास विजन हो, ना कि विजनलेस लोग हो। ऐसा बिहार को सीएम चाहिए और बिहार के लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और मिल करके हम लोग जो है सरकार तो बनाएंगे ही, लेकिन बिहार में एक ऐसा घर नहीं बचेगा। जब तेजस्वी आएगा तो एक ऐसा घर नहीं होगा जहां कोई बेरोजगार रहता हो। सबके हाथ नौकरी और रोजगार तेजस्वी जो है दिलवाने का काम करेगा और बिहार को आगे ले जाएगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई या सुनवाई वाली सरकार हो, जहां बेहतर भविष्य बनाया जाए। ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे, जहां कारखाने निवेश की बात होगी, जहां अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त की बात होगी, काम होगा। बिहार के लोगों ने देखा है, 20 साल इनको मौका दिया, इन लोगों ने जो 20 साल तक नहीं किया, तेजस्वी जो है 20 महीने में वो करके दिखाएगा। जो इन्होंने 17 साल में नहीं किया था, तेजस्वी ने 17 महीने जो है वो करके दिखाया है। तो इस बार बिहार के लोग जो है उत्सव मनाएंगे और 14 तारीख को जब हमारी सरकार बनेगी, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बिहार का हर एक नागरिक सीएम बनेगा, यानी चेंज मेकर बनेगा और बिहार को बेहतर बनाएगा। मेट्रो को पटरी पे चढ़ा दिया गया मुजफ्फरपुर में। देखिए, चुनाव है तो आनंद फानंद में ये सब लोग काम जो है करते नहीं है। 20 साल तक ये लोग सोए हुए थे। जब तेजस्वी जब अपने विजन को बताने लगा तो ये लोग नकल करने लगे। नकलची सरकार है। तो जनता बिहार की सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक है और छठ पर्व के बाद आप देखिएगा एक नई सरकार बनेगी, एक नया बिहार बनेगा। अब प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार आना शुरू करेंगे और अब आएंगे भाई, प्रधानमंत्री लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में। विक्ट्री चाहिए, बिहार में नहीं होने वाला है। तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से निशाने साधते नजर आए और कहते नजर आए कि छठ के बाद नई सरकार मिलने वाली है, यहाँ की जनता को बदलाव चाहती है, यहाँ की जनता अचेत अवस्था में। मुख्यमंत्री फिर से वही बात दोहराते नजर आए। देखिए फरा, एक चीज बिल्कुल सही आपने कहा कि नीतीश कुमार को टारगेट उन्होंने किया है। उन्होंने साफ कहा कि विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को। 20 साल हो चुका है, बिहार में जो कुछ होना चाहिए था वो हो चुका है, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री को दोबारा भी मौका देती है जनता तो नया क्या होगा। संजय, ये बड़ी बात उन्होंने कही कि जो 20 साल में नहीं किया हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। 17 महीने की सरकार को दरअसल जब अलायंस में थे, इस बात को वो काउंट करवाते हैं कि नौकरियां हमने दी हैं, हमने पुल बनवाने की कोशिश की, हमने अस्पतालों की व्यवस्था सही की। लेकिन सवाल यही है कि जनता अब तक 20 सालों के हिसाब से इनको बहुत लिमिटेड समय के लिए याद भी नहीं रखती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि तेजस्वी ये कोशिश
कर रहे हैं कि एक नई लकीर खींची जाए और सरकार को यह बताने की कोशिश की जाए कि यह थकी सरकार है, इनके पास विजन नहीं है, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है और बार बार जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके सामने वो उस तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे उनके एक तरह से सहारे या बलबूते चल रहे हैं। जी, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री जो करेंगे वो गुजरात में लगाएंगे, हमें बिहार में जरूरत है। प्रशांत, आपके पास में आऊंगी, कुछ लोगों के साथ भी आप मौजूद हैं, इनसे पूछिए कौन कौन से मुद्दे जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार ये लोग वोट करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बड़ी तादाद में लोग हैं, साकेत इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस बार का जो वोटिंग करने वाले हैं, आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और किस तरह के बिहार की कल्पना करके वोटिंग करेंगे? सबसे पहले तो विकास का जो मंत्र है वो तो हमेशा सभी मतदाताओं के दिमाग में रहता है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, इन सभी विषयों पे ध्यान में रख के कोई भी मतदाता और मेरे जैसे भी मतदाता भी मतदान करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली सरकार इस पे पूरा ध्यान रखेगी और जो अब मतदान का दिन हो ही गया है और हमें उम्मीद है कि जो सरकार चली आ रही है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है, तो आगे भी वो। आप मुझे बताइए, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बक्सर का रहने वाला हूँ, बिहार। कब से दिल्ली में रहते हैं आप? दिल्ली में मैं करीब 10 साल से रह रहा हूँ। मैंने अपनी 10-12 यहीं से किया और आगे कॉलेज की पढ़ाई भी मैं यहीं से कर रहा हूँ। आपको लगता है कि बिहार में ये सारी सुविधाएं होती, एक मॉडर्न एजुकेशन की कल्पना व्यवस्था वहाँ होती, तो आपको अपना प्रदेश छोड़ना नहीं पड़ता दूसरे दिल्ली में जैसे आप हैं इस समय? जी, निश्चित तौर पर अगर आज से 10 साल 15 साल पहले अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जिस प्रकार से आज के समय में जो हमारी बिहार सरकार है, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है, जिससे आज के समय में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको एक मिल गया है सहारा, ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके। अभी क्या करते हैं आप? अभी तो मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने प्रगति की है, क्योंकि नालंदा की जब चर्चा, बिहार की जब चर्चा होती है तो नालंदा की चर्चा होती है। आप एक छात्र हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि नालंदा की वो परिकल्पना पूरा देश ही नहीं विश्व करता था, अब वही बिहार एक नालंदा जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में खुद है। तो आपको लगता नहीं कि आप दिल्ली आके बीटेक कर रहे हैं, अगर वहां पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते तो आपको वहां पे बेहतर शिक्षा मिलती? जी, निश्चित तौर पर, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया गया एक तरीके से, और यह एक जीता जागता उदाहरण है जिससे कि वो समाज को, हर देश को ये दिखाना चाहते हैं कि जो भी हमारी संस्कृति अभी वो ख्याति नहीं मिली है। खैर उन्होंने प्रशांत लोगों से पूछिए बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा, क्योंकि काम की तलाश में अपने राज्यों से पलायन करते हैं लोग, दूसरे राज्यों में